1947 में पाकिस्तान और भारत लगभग बराबर थे। कुछ लोग तो मानते थे कि पाकिस्तान भारत से तेज आगे निकलेगा, लेकिन आज हालत ये है कि पाकिस्तानी रुपया 300 पार पहुंच चुका है। महंगाई आसमान छू रही है और देश कर्ज में डूबता जा रहा है। तो सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे एक देश जो कभी भारत से आगे माना जाता था, आज इतनी बड़ी आर्थिक परेशानी में पहुंच गया? और सबसे जरूरी बात, भारत को इससे क्या सीख लेनी चाहिए? आज की वीडियो में जानेंगे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के गिरने का पूरा सच। जरा सोचिए, 1947 में जब दोनों देश आजाद हुए ना, तो एक भारतीय रुपया और एक पाकिस्तानी रुपया बिल्कुल बराबर थे, कोई फर्क नहीं था। इनफैक्ट शुरुआत में पाकिस्तान के पास गजब का एडवांटेज था। उनके हिस्से में उपजाऊ जमीन आई थी, शानदार कपास उगता था और जूट जैसे बेहद कीमती संसाधन थे। लेकिन आज की सच्चाई देखिए, एक भारतीय रुपया खरीदने के लिए आज 3 से 4 पाकिस्तानी रुपए देने पड़ते हैं, और डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 300 का आंकड़ा पार कर चुका है। मतलब लिटरली एक फ्री फॉल। तो ऐसा देश जिसके पास शुरुआत में नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, वो इस भयंकर हालत तक कैसे पहुंच गया? चलिए सोर्स मटेरियल के जरिए इस पूरी मिस्ट्री को डीकोड करते हैं और समझते हैं कि नीतियां कैसे किसी देश का भविष्य तय करती हैं। तो हमारे इस एक्सप्लेनर का पहला और सबसे अहम हिस्सा है अर्थव्यवस्था से ऊपर सीना, यानी डेवलपमेंट से ज्यादा डिफेंस को प्राथमिकता देना। अब देखिए, 1947 से लेके आज तक अगर हम देखें तो पाकिस्तान की असली पावर हमेशा सेना के ही पास रही। सोर्स डेटा साफ दिखाता है कि चाहे अयूब खान का दौर हो, याहिया खान हो, जिया उल हक हो या फिर परवेज मुशर्रफ, इन सभी ने देश को अपने हिसाब से चलाया। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई? इन्होंने इकोनॉमी को कभी एक जिम्मेदारी समझा ही नहीं। उनके लिए ये बस एक पॉलिटिकल टूल था। देश की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पब्लिक के काम आना चाहिए था, वो लगातार डिफेंस बजट में जाता रहा। इसका सीधा नुकसान ये हुआ कि एक मजबूत, जिम्मेदार और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेस वो कभी बन ही नहीं पाया। अब आते हैं दूसरे फेज पर, गिरावट के दशक। 1971 से लेकर 1998 तक पाकिस्तान को लगे लगातार झटके। ये टाइमलाइन ना सच में बहुत क्रूशियल है। 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान को एक करारी हार का सामना करना पड़ा और पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया, जो आज बांग्लादेश है। इसके साथ ही पाकिस्तान की जूट से होने वाली एक बहुत बड़ी कमाई रातों रात खत्म हो गई। फिर आता है 80 का दशक। अफगान वॉर में अमेरिका का साथ देने की वजह से पाकिस्तान में खूब सारे डॉलर्स तो आए, लेकिन उसके साथ ही ड्रग्स और हथियारों की तस्करी का ऐसा जाल बिछा जिसने पूरे समाज को अंदर से खोखला कर दिया। फिर 90s के दशक में बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के टाइम पर भारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और करप्शन रहा, और अगर कुछ कसर बची थी तो 1998 में पाकिस्तान के परमाणु परीक्षणों ने पूरी कर दी, जिसके बाद उस पर बेहद कड़े ग्लोबल सैंक्शंस लग गए। इन सब ने मिलकर इकोनॉमी को लिटरली एक फ्री फॉल में धकेल दिया। अब बात करते हैं तीसरे बड़े फैक्टर की, इनोवेशन का अंतर, यानी एग्रीकल्चर वर्सेस टेक्नोलॉजी। यहां पर हमें दोनों देशों की स्ट्रैटेजी में एक बहुत ही साफ और बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। सोर्स के मुताबिक भारत ने अपने शुरुआती सालों में ही आईआईटीज, इसरो और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जैसे सेक्टर्स में भारी इन्वेस्टमेंट किया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का फोकस मिलिट्री खर्च और मदरसा कल्चर पर ही ज्यादा रहा। इसका असर एक्सपोर्ट्स पर भी पड़ा। भारत जहां टेक्नोलॉजी और हाई वैल्यू गुड्स पर फोकस कर रहा था, पाकिस्तान वहीं सूत, चावल और कपास जैसी लो वैल्यू चीजों पर अटका रहा। रिजल्ट, आज भारत के पास एक बेहद स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कैपिटल है जो दुनिया भर से भारी रेमिटेंस भेजता है, जबकि पाकिस्तान को लो वैल्यू एक्सपोर्ट्स और एक बड़े ब्रेन ड्रेन का सामना करना पड़ रहा है। इस चीज को थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं। जब कोई देश सस्ती चीजें बेचता है, यानी एक्सपोर्ट करता है, और महंगी चीजें बाहर से खरीदता है, यानी इंपोर्ट करता है, तो जाहिर सी बात है उसका व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट बढ़ने लगता है। मतलब कमाई कम और खर्चा ज्यादा। अब इस घाटे को कवर करने के लिए देश को अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस्तेमाल करना पड़ता है, और जैसे जैसे वो रिजर्व खाली होता है ना, देश की अपनी करेंसी की वैल्यू कमजोर होकर गिरने लगती है। पाकिस्तान लिटरली दशकों से इसी डेंजरस साइकिल में फंसा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, सीपैक का कर्ज जाल। 62 बिलियन डॉलर का एक ऐसा प्रोजेक्ट जो किसी भ्रम से कम नहीं था। आज पाकिस्तान जिस बुरी हालत में है, उसे समझने के लिए ये कैपेसिटी पेमेंट ट्रैप का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। 2015 में पाकिस्तान ने चीन के साथ सीपैक की डील साइन की। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन इसकी शर्तें बेहद अजीब थीं। इस समझौते के तहत पाकिस्तान को चीनी पावर कंपनियों को एक फिक्स्ड गारंटीड अमाउंट देना ही होता है,
चाहे वो बिजली देश में इस्तेमाल हो रही हो या नहीं। जरा सोचिए, इन बेहद सख्त और एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से पाकिस्तान की वैसे ही डूबती हुई इकॉनमी पर हर साल कई अरब डॉलर्स का एक्स्ट्रा और बेवजह का बोझ पड़ रहा है। और इसी वजह से हम आते हैं अपने 5वें हिस्से पर, वर्तमान आर्थिक संकट, कर्ज, महंगाई और IMF। ये डेटा देखिए, पाकिस्तान की टोटल जीडीपी लगभग 340 बिलियन डॉलर है और उस पर विदेशी कर्ज कितना है? 130 बिलियन डॉलर। जी हाँ, 130 बिलियन डॉलर। इसका मतलब है कि देश का कर्ज उसकी पूरी जीडीपी के करीब 40% के बराबर हो चुका है। ये नंबर सच में अलार्मिंग है। और परेशानी की बात यह है कि इसे चुकाने का कोई सॉलिड रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI ना के बराबर है और बाहर से आने वाला रेमिटेंस भी लगातार कम होता जा रहा है। और इन सारी गलतियों का अल्टीमेट नतीजा क्या निकला? सिर्फ 4 बिलियन डॉलर। साल 2022 में हालात इतने क्रिटिकल हो गए थे कि पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व गिरकर सिर्फ 4 बिलियन डॉलर रह गया था। यह अमाउंट इतना कम है कि इससे देश सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते का जरूरी सामान इंपोर्ट कर सकता था। बस 3 हफ्ते। जाहिर है, जब मैक्रो इकोनॉमी डूबती है तो सबसे ज्यादा मार आम इंसान पर पड़ती है। 2023 आते आते पाकिस्तान की महंगाई दर 38% को भी पार कर गई। इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझें, जो सोर्स में भी दिया गया है कि आटे का जो थैला पहले 100 रुपए में आता था, वो अचानक से आसमान छूकर 1338 रुपए का हो गया। आज वहां के आम लोगों के लिए अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करना भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल बन चुका है। लेकिन इस पूरी ट्रेजेडी का सबसे अजीब पहलू क्या है? एक तरफ तो आम जनता बुनियादी चीजों के लिए भी तरस रही है, लेकिन दूसरी तरफ देश की सेना, जो कि वहां की सबसे पावरफुल संस्था है, वो इस भयंकर क्राइसिस में भी जीडीपी का लगभग 4% हिस्सा अपने ऊपर खर्च कर रही है। उनका पैसा, उनकी संपत्तियां बिल्कुल सेफ हैं। ये जो भयानक इनइक्वालिटी है ना, ये इस पूरे संकट की असली गहराई को एक्सपोज कर देती है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर, भारत के लिए 5 सबक जो हमने सोर्स मटेरियल से सीखे हैं। चलिए फटाफट इन 5 सबकों को पूरी एनर्जी के साथ देख लेते हैं। पहला, डेमोक्रेसी को हमेशा मजबूत रखना। सेना का काम देश की सीमाओं की रक्षा करना है, कोई बिजनेस चलाना नहीं। दूसरा, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में भारी इन्वेस्टमेंट। मदरसों की जगह हमें इंजीनियर्स और साइंटिस्ट तैयार करने पर फोकस करना होगा। तीसरा, एक्सपोर्ट्स बढ़ाना और इंपोर्ट्स घटाना। मेक इन इंडिया जैसी पहलों को और तेजी से पुश करना। चौथा लेसन, किसी एक देश के कर्ज पर कभी पूरी तरह डिपेंडेंट मत बनो। चीन का सीपेक प्रोजेक्ट इसका जीता जागता सबूत है। और पांचवा, सबसे क्रिटिकल, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस। देश का पैसा किसी भी कीमत पर विदेशी बैंकों में नहीं भागना चाहिए। इन भू राजनीतिक गलतियों से हमें फ्यूचर के लिए एक बहुत क्लियर ब्लूप्रिंट मिलता है। तो फाइनली अगर हम समराइज करें, 1947 में दोनों देशों ने बिल्कुल एक ही स्टार्टिंग लाइन से अपना सफर शुरू किया था। लेकिन आज रियलिटी ये है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा है, जबकि पाकिस्तान को अपना रोजमर्रा का काम चलाने के लिए भी बार बार IMF के बेल आउट पैकेजेस का इंतजार करना पड़ता है। ये जो इतना बड़ा गैप बना है ना, ये कोई रातों रात नहीं हुआ है। ये दशकों तक चुनी गई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज का ही सीधा नतीजा है। निष्कर्ष यही निकलता है कि हमें अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस पर प्राउड तो होना चाहिए, लेकिन सोर्स में दी गई एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सतर्कता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब किसी देश का फोकस डेवलपमेंट से हट जाता है तो क्या होता है, ये हम देख चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में